तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा नौकरियां भी दे रहे हैं और बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर भी हैं? भर्तियां होती ही नहीं, होती है तो 4-5 साल में पेपर होता है तो कैंसिल होते हैं, कैंसिल होते हैं दोबारा रीएड होते हैं, रीएड होते डेट देते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। आपने ये फील किया था जो ग्राम सचिव का? बिल्कुल किया था तो आपको क्या लगता है कि बार बार कैंसिल हो रहा है, तो कहीं निराश तो नहीं हो रही आप? सर। माँ बाप पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज करके कोचिंग वगैरह दिलवाते हैं, 5-7 10,000 20,000 रुपए की लाइब्रेरियों की फीस 500 रुपए पर मंथ पे करते हैं। हमें अब यहाँ पर आने के लिए भी बंदिशें लगा दी गई हैं। आशा बिल्कुल पैदा होगी जी, बिल्कुल उनका बिल्कुल पढ़ाई से मन हट जाता है सर। यूँ हो जाता है कि हम पढ़े ही ना, क्या करना है, फिर कोरोना आ जाएगा। आपको लगता है कि सरकार इतनी नौकरियां दे पा रही है नौजवानों को जितनी देनी चाहिए? नहीं, रैलियां होती हैं सर, गीता जयंती हुई, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं आया सर? बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया है कि जो नौजवान हताश निराश हो जाते हैं फिर वो क्राइम का सहारा लेते हैं, किसी का मर्डर करेंगे, कहीं पे चोरी करेंगे। नमस्कार, हरियाणा सरकार कहती है कि हमने युवाओं को बहुत नौकरियां दी हैं, लेकिन CMIE की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा राज्य बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर है। अभी अगली बात का जिक्र करें, जो वैकेंसी 3 साल पहले निकली थी, यानी कि ग्राम सचिव, पटवारी और कैनल पटवारी की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में ये भर्तियां आई थी। उसके बाद नौजवानों ने फॉर्म फिल किए, अप्लाई किए, नौकरी लगने की वेट के लिए एग्ज़ाम की वेट की कि कब एग्ज़ाम होगा। अभी 26, 27, 28 को जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना था उसकी डेट आगे बढ़ा दी, 7, 8, 9 को कर दी थी। लेकिन अब फिर सरकार ने वो तीनों डेटों को कैंसिल कर दिया है ये एग्ज़ाम। और नौजवान, काफ़ी सारे नौजवान हैं हमारे साथ, लड़कियां भी जिसमें मौजूद हैं और लड़के भी मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। लंबे समय से बहुत नौजवान तैयारी करते हैं, लाइब्रेरियों में जाते हैं, सेंटरों में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं तैयारी करते करते, लेकिन सरकार 3-3 साल एक एग्ज़ाम नहीं करवा पाती, तो उन नौजवानों के दिल पर क्या बीतती होगी ये तो वो नौजवान ही बता पाएंगे। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है सर। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर मैं HSS की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सरकार ने अभी हमारा 7 जनवरी का एग्ज़ाम था ग्राम सचिव का, पटवारी का कंबाइंड पेपर होना था, वो भी सरकार ने कैंसिल कर दिया, बिल्कुल ही भर्ती कैंसिल कर दी। जैसे ये कब आई थी भर्ती? 2015 में सर फॉर्म निकले थे ये। अच्छा। फिर 19 में रीएड हुए सर। अच्छा। ये 21 में फिर रीएड हुए। हाँ। और अब पेपर होने को आया था, 21 में एग्ज़ाम भी हुआ था, वो कैंसिल हो गया था लीक होने के कारण। दोबारा डेट आई थी, एडमिट कार्ड आने वाले थे 1 जनवरी को, और जो कि इन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दी। इन्होंने बोला कि अब CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर इस भर्ती को करेंगे। आप ये बताओ, आप कितने दिन से मतलब जॉब की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं पिछले 3 साल से जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। अब जैसे सर अभी सरकार के आदेश आए हैं कि 12 जनवरी तक कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरीज सब बंद है। सरकार बार बार ना शिक्षक के ऊपर ही क्यों कटाक्ष कर रही है? शिक्षक को भी बार बार निशाना बजा रहा है। हर चीज़ खुली है आपके सामने, शहर पूरा कैथल खुला हुआ है, तो शिक्षा के ऊपर ही क्यों बंदिशें लगाई जा रही हैं? या हमको सिर्फ एकमात्र हस्ताक्षर करने के लिए शिक्षित बनाया गया है? वैसे तो बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, वैसे ये पढ़ने नहीं दे रहे, बढ़ने नहीं दे रहे। ये बोलते हैं हमारी बेटियां पढ़ेगी, सर्व शिक्षा अभियान। किस चीज़ के लिए हम ये दिखावा करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था पानीपत से, लेकिन हमारी बेटियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं वो आगे भविष्य में, क्योंकि 12 जनवरी तक अब बंदिशें लगा दी हैं कि ये क्राइटेरिया है, मास्क अनिवार्य है। और सर रैलियाँ धड़ल्ले से हो रही हैं, इनकी रैलियों में ये बीमारियाँ नहीं आती, इनकी रैलियों में कोरोना नहीं आता, या सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के वही कोरोना की बीमारी होगी? तो हमारा ये आग्रह है, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आपके इन आदेशों को आप वापस ले और हमें पढ़ने दें। आप लोग सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से शिक्षाएं, परीक्षा तो ले नहीं रहे हम लोगों की, बार बार लॉकडाउन लगा रहे हैं। घर बैठकर सर कौन कैसे पढ़ाई कर सकता है? घर ये बताओ मुझे, मैं बीच में रोकूंगा। 26, 27, 28 को ये एग्ज़ाम होना था, जो मैं पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। अभी उसके बाद वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 7, 8, 9 की तारीख दी इन्होंने। तो ऐसे जब एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो नौजवानों में कितनी निराशा का भाव आता है? क्या मतलब कैसे सोचते हैं नौजवान, ये बताओ। सर नौजवान बिल्कुल हताश और निराश है सरकार से। वैसे ही वैकेंसी कम आती है, वैकेंसी आती हैं, बच्चे 2, 3, 4, 5 साल से, किसी का एम टारगेट होता है कि इस वैकेंसी में मुझे है
6-6 साल हो गए बच्चों को सर सेक्रेटरी वगैरह पटवारी वगैरह के लिए तैयारी करते हुए, एग्ज़ाम नहीं हो रहा बार बार। कुछ तो सर 38 के थे, उनकी एवरेज 42 से चली गई है, ओवर एज हो चुके हैं। नई भर्ती आएगी, एज उठाएंगे करंट वाली, नहीं वो फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे, हालांकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। पिछले 6 साल से हम उठाए ना 38-37 का अब ओवरेज हो चुका है, और कोरोना में 2 साल वैसे ही बच्चों को चले गए हैं, कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो हमारा आग्रह ये है कि आप लोग टाइम पर परीक्षाएं तो नहीं लेते हो, और बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लॉकडाउन वगैरह दिखाकर बीमारियों का हवाला देकर हम लोगों को घर के अंदर कैद कर दिया जाता है। यदि हम लोगों को पढ़ाना ही नहीं है तो आप लोग बार बार ये झूठे फैलाते क्यों? सर्वशिक्षा अभियान सभी के लिए ज़रूरी है। तो हमारा आग्रह ये है कि सरकार से कि जो आप लोगों ने 12 जनवरी तक ये बंद लगाया है इसको वापस ले, और युवा नौजवान जो बच्चे हताश निराश हैं नौकरियां कंटिन्यू करें। रेलवेज की परीक्षाएं हैं सर, डी ग्रुप की 2019 में फॉर्म फिल हुआ था, 21 आ गया, ना डी की हुई ना सी की हुई, NTPC वगैरह की दूसरा एग्ज़ाम उसका बाकी है। करोड़ों भर्ती है, करोड़ों बच्चे उनके ऊपर आँख जमाए हुए हैं, कभी ये बीमारी का बहाना कभी कुछ बहाना देकर। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। और भी लड़कियां भी यहाँ पर काफ़ी सारी मौजूद हैं। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि हरियाणा राज्य बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर है, CMI की रिपोर्ट कहती है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हमने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा नौकरियाँ भी दे रहे हैं और बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर भी हैं? तो आप कैसे सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा मानना तो ये है जी, ये कोरोना रोग का ये 2 साल हो गए ये आ रहा है बार बार। इससे क्या होता है सर, इससे स्टूडेंट लाइफ तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है जी। कोई एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे, और जिन बच्चों की एज ओवर एज हो गए हैं सर वो कैसे करेंगे जी? एज का क्या वो देंगे हमें साल रिलैक्सेशन देंगे सर? हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है सर, वो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है? जब हम बड़े नहीं पढ़ सकते सर, क्या वो बच्चे पढ़ लेंगे ऑनलाइन में? उनकी आइज़ वीक होती है, उनकी बच्चों का कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता जी हमारे से। हम घर संभालें गृहिणियाँ या बच्चों को संभालें? ठीक। तो अभी क्या लगता है, जैसे कि जो कैंसिल की है अभी इन्होंने, जो ग्राम सचिव का पेपर होना था वो पहले 26, 27, 28 को, फिर 7, 8, 9 को, अब पता नहीं ये कब लेंगे, क्या होगा। पहले कैंसिल हो गया था वो, तो मतलब नौजवान लगातार निराश नज़र आ रहे हैं, ऐसे कैंसिल होंगे तो पेपर। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पे कमी रह रही है, किस चीज़ की? ये सर मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल ही गलत है सर, ये सिस्टम जो ये कोरोना चलाया जाता है। इस पर एक तो स्टूडेंट लाइफ और एक जो गरीब है, गरीब तबका, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है सर। गरीब का तो काम, रेहड़ी वाले हैं, इनका तो काम वहीं पे ठप हो जाता है सर, उनके बच्चे भूखे मरते हैं जी। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है वो 3-3, 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, ऑनलाइन पे फिर वो ठप हो जाती है जी, जीरो पे पहुंच जाती है। उसका यूँ बताइए स्टूडेंट लाइफ को क्या फ़ायदा हुआ है इस कोरोना से? सरकार हमें नहीं पता इससे क्या फ़ायदा ले रही है, क्या चाहती है वो, क्या उनका षड्यंत्र है इसके अंदर। हम तो षड्यंत्र ही बोलेंगे सर, क्योंकि इसके अंदर हमें बेनिफिट तो कुछ दिखता नहीं जी, इसके अंदर तो षड्यंत्र ही है। क्या पेपर बार बार कैंसिल होने से निराश रैलियां होती हैं सर, गीता जयंती हुई, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं आया सर? क्या कोरोना एक ही दम से आता है? और कोरोना को सबसे पहले वहीं क्यों नहीं रोकते, एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोकते सर? ये आने ही ना दो उसको, वहीं पे वो करो, उसको बाउंड्री के अंदर ही रिकॉर्ड उसको करो, तो ये क्यों अंदर आने देते हैं? क्या लगता है कि ये जो वैकेंसियां कैंसिल हो रही हैं इनसे एक निराशा पैदा होगी नौजवानों में? हाँ जी सर, निराशा बिल्कुल पैदा होगी जी, बिल्कुल उनका बिल्कुल पढ़ाई से मन हट जाता है सर। यूँ हो जाता है कि हम पढ़े ही ना, क्या करना है, फिर कोरोना आ जाएगा, उसके बाद फिर कोरोना आ जाएगा, हमारी लाइफ तो पीछे चली गई सर। अब हम 35 साल के हैं सर, यूँ बताओ हमारे लिए क्या टाइम रहेगा? उस तो हमें पहले अपनी लाइफ के अंदर बच्चों को देना पड़ता है टाइम, फैमिली को देना पड़ता है जी, संयुक्त परिवार होते हैं उनके अंदर, कैसे पढ़ाई हो पाती है? ये नौजवान युवा साथी खड़े हैं सर, इनके लिए क्या टाइम है? इनके पेरेंट्स तो इन्हीं की तरफ देखते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे, हमारी बुजुर्ग पड़े में हमारा वो देंगे, सहारा बनेंगे। ये क्या करते हैं सर, ये सरकार इनको एज निकाल देती है, फिर ये क्या करते हैं जी? क्या नाम है मैम? क्राइम करते हैं सर ये बच्चे, बिल्कुल सही करते हैं ना क्राइम सर। क्यों ये सवाल, ये मैं एक बार रोकना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया है कि जो नौजवान हताश निराश हो जाते हैं फिर वो क्राइम का सहारा लेते हैं, किसी का मर्डर करेंगे, कहीं पे चोरी करेंगे। तो ये सवाल बनता है कहीं ना कहीं। तो मैं अभी दोबारा आऊँगा मैम आपके पास, एक और बच्चा है यहाँ पे, इनसे और मैं पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय राठी है जी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? SSC की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मतलब इस कोरोना काल में 2 साल क्या, मतलब 1 साल तो वैसे ही बर्बाद हो गया। अब दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है, 1 साल ये बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा सर। मतलब जिनकी एज 24, मतलब 30 थी, उनकी 32 हो जाएगी सर। मतलब ये एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे सर। फिर मतलब जिनकी मतलब फॉर्म फिल करने की डेट आना, वो उनका एज चली जाएगी।
क्या आपको लगता है कि सरकार इतनी नौकरियां दे पा रही है नौजवानों को जितनी देनी चाहिए? नहीं सर, इतनी नौकरियां मतलब नौकरियां कहाँ से आएगी सर? एक साल 1.5 साल पीछे लॉकडाउन रहा, जो मतलब 2019 में फॉर्म फिल करे थे, 2021 आ गया सर, उसका कोई पेपर नहीं हुआ है। 2015 में फॉर्म फिल करे थे ग्राम सचिव का, पहले +2 पे था, फिर ये ग्रेजुएशन पे कर दिया। मतलब 26, 27, 28 को डेट फिक्स करी थी, फिर इसकी 7, 8, 9 को फिक्स करी है। 7, 8, 9 को फिक्स मतलब ये भी पोस्टपोन कर दी। अब बोल रहे हैं भाई सीटी इसके बाद लेंगे। सीटी अगर सीटी में इंक्लूड करना ही था तो मतलब पहले क्यों भरवाए फॉर्म? पहले बच्चों का क्यों टाइम वेस्ट करवाया, मनी वेस्ट करवाई? और ये तो जैसे 3-4 साल से चली आ रही है, ये एक वैकेंसी ही नहीं पूरी कर पा रही सरकार। एक वैकेंसी कोई सी भी मतलब सही ढंग से कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है भाई। मतलब कभी नागर केस आ जाता है, कभी मतलब पेपर लीक का मामला, पेपर लीक का, अगर किसी स्टूडेंट का पेपर बढ़िया होता है तो वो लीक हो जाता है। मतलब जिसका थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्स दिखता है भाई मैं इसमें हो जाएगा, मतलब वही लीक हो जाता है सर। ठीक है, आपका क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम रितु है, मैं अच्छा, प्रिपरेशन कर रही थोड़ा हूँ। तेज बोलेंगे मैम आप? सर मेरा नाम रितु है, हाँ। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा, कब से कर रही हैं, कितने दिन हो सर गए? मैं 2 साल से कर रही हूँ लगभग। अच्छा, अभी आपने ये फील किया था जो ग्राम सचिव का, बिल्कुल किया था। तो आपको क्या लगता है कि बार बार कैंसिल हो रहा है, तो कहीं निराश तो नहीं हो रही आप? सर बिल्कुल हो रहे हैं निराश, अगर बार बार ऐसे पेपर कैंसिल होंगे तो निराशा तो अपने आप होगी। तो अगर जैसे लास्ट टाइम कोरोना लगी थी तो हमने लास्ट टाइम तैयारी की थी, तो उस टाइम बच्चों का इतना लॉस हुआ, तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अब 1 साल मिला है और अब फिर लग रहा है, तो इम्प्रूवमेंट करने में बार बार बच्चों का ही हो रहा है कि आप ये बताओ कि दिन में आप कितने घंटे तैयारी करती हैं? सर दिन में 5-6 घंटे तो हम सेंटर में आते हैं और लगभग 3 घंटे घर पे जाके भी करते हैं। मतलब 8, 9 या 10 घंटे के बीच में आप अपना स्पेंड करती हैं टाइम पढ़ने में। तो इस दौरान अगर जैसे हम पढ़ते हैं लगातार 3 साल से किसी की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाए तो कैसा लगता है फिर हमें? सर अगर पेपर कैंसिल होंगे, पहली बात तो ये बच्चे बिल्कुल डिसअपॉइंटेड होंगे, और अगर गवर्नमेंट बार बार ऐसे ही करेगी तो बच्चे कब तक पढ़ेंगे? और गवर्नमेंट ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बार बार लॉकडाउन लगेगा तो वो कैसे बेटी को पढ़ाएंगे? बस थैंक लड़कियों यू की तो सर। सर शादी पे बाउंडेशन रहती है, मतलब 1 साल पढ़ ले, 2 साल पढ़ ले, उसके बाद शादी। घर के भी ऐसे करते हैं भाई, शादी करते हैं शादी करते हैं। अब 1.5 साल पीछे लॉकडाउन में चला गया, 1 साल ये चला जाएगा, मतलब लड़कियों पे तो कोई मतलब वो ही नहीं रहेगा सर, मतलब कोई और चांस ही नहीं है। मतलब ये घर तक ही सीमित रह जाएंगी, अगर लॉकडाउन ऐसे ही लगा रहा तो ये घर तक ही सीमित रह जाएंगी सर जैसे पिछले 2 साल से आर्मी वगैरह की भर्तियां भी नहीं हो रही है। हमारे युवा जो हमारे देश को रक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमारे युवा भाई जो आर्मी का सपना संजोए 10वीं क्लास के बाद अपने शरीर को दौड़ लगा तोड़ देते हैं, सड़कों तोड़ देते हैं, उनकी एज 2 साल अब कोई एज में छूट नहीं है। और भर्तियां पिछले 2 साल से इंडियन आर्मी की भी पेंडिंग है। वो बच्चे कहाँ जाए, 21 से ऊपर हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनका हालांकि कोई दोष नहीं है, उन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। सरकार भर्तियां टाइम पे नहीं ले पाई, कभी बीमारी का बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। और रैलियों में तो कोई कोरोना नहीं होता, बच्चे तैयारी करते हैं जो आर्मी वगैरह की, वहाँ रैली होती है, वहाँ बच्चे नहीं आ पाते, वहाँ कोरोना का हवाला देकर 3 बार पोस्टपोन कर चुके हैं। उन बच्चों को उस डेट के अनुसार कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। वो बच्चे हताश निराश है। मैक्सिमम 1-2 बच्चा सर मेरे संज्ञान में सुसाइड कर चुका है। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, अपने 10वीं क्लास के बाद 17-18 साल का बच्चा आर्मी तय कर जाता है और 21 साल तक उसकी एज होती है, जो कि अब निकल चुकी है कोरोना के कारण। और सर इन भर्तियों की बताऊं मैं आपको, सुनिए 20 है जी उम्र तो 21 भी निकल सर, ये पटवारी और कटवा दी। ग्राम सचिव के 697 पद है सर। 100 रुपये इन्होंने फीस ली थी 2015 में। पटवारी के भी सर 100 रुपये, कैनल पटवारी के, महिला सुपरवाइजर के, इलेक्शन तहसीलदार के, JSC, फायर ड्राइवर, कृषि विभाग और PGT अन्य भर्तियां। और सर करंट में वेटरनिटी सर्जन, ADO, ये भर्तियां इनके पेपर हुए थे, जो कि अनिल नागर इनमें फंसे हैं पैसे लेते हुए। ये भर्तियां इन्होंने रद्द कर दी। सर तो कब होगी ये भर्तियां? बच्चों का लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने पिछले 6 साल से लिया हुआ है, उसका ब्याज उठाए ना, बच्चे उस ब्याज पर ही नौकरियां मिले जाएंगे। 500-700 नौकरियां, ज़्यादा भर्तियां नहीं है। हमारी यही मांग है कि इन भर्तियों को टाइम के अनुसार एक कैलेंडर बनाए, टाइम के अनुसार परीक्षा ली जाए, ताकि बच्चे के अंदर नकारात्मकता न आए। क्योंकि गरीब माँ बाप पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंज करके कोचिंग वगैरह दिलवाते हैं, 5, 7, 10 हज़ार 20 हज़ार रुपए की। लाइब्रेरियों की फीस 500 रुपये पर मंथ पे करते हैं। हमें अब यहाँ पर आने के लिए भी बंदिशें लगा दी गई हैं। सरकार चाहती क्या है कि युवा सुसाइड करे, युवा गलत रास्ते पर भटकता रहे। हमारी ये मांग है, हम सरकार के इन आदेशों का पालन बिल्कुल नहीं सवाल करेंगे। कर रहा हूँ, हमारा जैसे अभी तो हम नौजवानों के जो लड़के लड़कियां खड़े हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या है, अगर आने वाले समय में यही हालात रहे बेरोजगारी के
तो युवाओं को क्या सड़कों पर उतर कर भी विरोध करेंगे इसका? या बिल्कुल फिर सर, बिल्कुल जोरों शोर से विरोध कराएंगे और सरकार के खिलाफ खड़े होंगे यहाँ पर। और तो क्या सर, नेता जो मंत्री बने फिरते हैं ये किसी भी कार्यक्रम करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि युवाओं की आवाज़ बुलंद रहेगी। एकता में हम सब कुछ कर सकते हैं। और सर पिछले 3-4-5 महीने का आंकड़ा उठाए ना, हमारा हरियाणा जो खेलों में हर फील्ड में नंबर 1 है, बेरोजगारी में भी नंबर 1 है। क्यों है? भर्तियाँ होती ही नहीं, होती है तो 4-5 साल में पेपर होता तो कैंसिल होते हैं, कैंसिल होते हैं दोबारा रीएड होते हैं, रीएड होते डेट देते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। इन्होंने बच्चों का पैसा भी ऐंठ लिया है। माँ बाप +2 ग्रेजुएशन करवाते हैं बच्चों की, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी, अपनी लाइफ की गुजर बसर कर लेगा। हमारे माँ बाप तो दिहाड़ी मजदूरी करके हम लोगों को पैसे दे देते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? पिछले 5-6 महीने से हम नंबर 1 पर हैं सर। आंकड़े उठाएं तो बेरोजगारी पर हरियाणा नंबर 1 पर है। सरकार ही जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही, युवाओं को रोजगार ही नहीं दे रहे। और फिर क्यों कहते हैं खर्ची पर्ची के बिना हम रोजगार देते हैं? ऐसे हम इस सरकार को वोट कैसे देंगे? यदि हमारे साथ सरकार उल्टा करेगी तो हम सरकार के खिलाफ ही चलेंगे। यदि सरकार हमारा साथ देगी तो हम सरकार का साथ देंगे। ठीक, तो ये काफ़ी सारे नौजवान थे हमारे साथ, जिनमें लड़कियां भी मौजूद थी और लड़के भी मौजूद थे। मतलब एकदम कहना ये है कि हम कहीं ना कहीं निराश होते नज़र जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन निराशा हमें चारों तरफ से घेर रही है और यही कारण बनता है कि नौजवान क्राइम की तरफ जाते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तमाम दूसरे पेशे अपनाते हैं। वो जब उनको अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता तो फिर उनकी स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। तो कैमरा सहयोगी नसीब के साथ मैं परवीन कुमार।